स्टूडेंट। आज हमें गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें जो टॉपिक दिया गया है वो है इंग्लिश ग्रामर का, और बहुत ही साधारण सिंपल सा टॉपिक है, चेंज द वॉइस। आप बड़ी ही आसानी से इसे समझ पाओगे। जिस तरीके से मैंने आपको ये 5 भाग में आपके सामने पीपीटी अभी मैं प्रस्तुत करूंगी, उस पीपीटी से आपको लगेगा कि ये तो कितना इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आई होप आप सभी का ध्यान क्लास में होगा। एवरीवन लुक एट योर स्क्रीन। और स्क्रीन अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो आप सब अपने अपने स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सामान्यतः एग्जाम में चेंज द वॉइस है, ये 2 प्रकार से आता है। सबसे पहले तो हम देखें कि वॉइस क्या है। तो वॉइस का अर्थ तो नॉर्मली हम जो समझते हैं उसका अर्थात होता है आवाज। अब आवाज यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम आवाज ध्वनि को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे बोलने का तरीका। अब यहाँ पर वाक्य को 2 प्रकार से मुख्यतः बोला जाता है। चेंज द वॉइस, इसके मुख्य 2 भाग हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, इसको कैसे पहचानते हैं और कैसे इनको समझना आसान होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि आपको नीचे जो रेड लाइन में लिखा हुआ है वो क्लियरली दिखाई दे। अब एक्टिव वॉइस जब भी होगा, हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। एक्टिव वॉइस को पहचानने का ये तरीका है, और उसके बाद आपको वर्ब दिखेगा और ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब पैसिव वॉइस को देखें तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जहां पर भी आपको बाय मिल जाए, जहां पर भी आपको सेंटेंस में बी वाई बाय मिल जाए, आप उससे तुरंत ही पहचान सकते हो कि ये पैसिव वॉइस है। पर यदि आपका पूरा ध्यान है कि आपने एक्टिव समझ लिया तो बस उसी का विपरीत है पैसिव। तो हम अच्छे से समझ लेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप अपने आप पैसिव को समझ जाएंगे कैसे कन्वर्ट करना है। और यदि पैसिव सेंटेंस ही आते हैं तो पैसिव को बाय से आप समझ सकते हैं कि ये पैसिव है और इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। अब मैंने एक एग्जांपल रखा है आपके स्क्रीन पर, आप सभी देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है मुकेश राइट्स अ लेटर। अब इसमें जो मुकेश है वो हमारा सब्जेक्ट है, एज यू कैन सी इन द बिलो लाइन, वो जो रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। मुकेश क्या है, हमारा सब्जेक्ट। राइट क्या है, वर्ब, उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया। वर्ब अर्थात क्रिया। ऑब्जेक्ट यानी उसके द्वारा क्या उद्देश्य पूरा किया गया, तो लेटर का। तो मुकेश क्या कर रहा है, मुकेश ने लेटर लिखा। अब हमारा सब्जेक्ट जब हम कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस में, तो आप देख सकते हैं जैसे कि रूल में आपको क्लियर दिख रहा है, सब्जेक्ट एकदम लास्ट में चला गया और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ गया। लेटर हमने सबसे पहले ले लिया और जो हमारा सब्जेक्ट है वो चला गया एकदम पीछे। इसे अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मुकेश राइट्स अ लेटर, मुकेश पत्र लिखता है। अब इसे मैं अगर पैसिव में करूं तो हिंदी में क्या बन जाएगा, पत्र लिखा गया मुकेश के द्वारा। पत्र किसके द्वारा लिखा गया, मुकेश के द्वारा। तो ये जो द्वारा है यही है बाय, है ना, इसी को हमने बाय में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा, मुकेश के द्वारा। तो हमने ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले लिया पैसिव करते समय, लेटर। अब यहाँ पर इज हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस। और आप देख सकते हैं राइट, हमारा राइट जो है वो हमारी कौन सी क्रिया दी गई है, सिंगुलर दी गई है। तो जब भी सिंगुलर हो, प्रेजेंट टेंस हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ये भी मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। अ लेटर इज, अब रिटर्न जो यहाँ पर राइट्स है उसका हमने रिटर्न किया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसिव में मैंने लिखा है V3। V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखो, आपको बड़ी ही आसानी से एकदम इजी लगेगा अगर आपको V1 V2 V3 पता है तो, यानी क्रिया के वर्ब के जो फॉर्म है वो आपको पता होने चाहिए। तो उससे आप बहुत आसानी से उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अब मैंने इसको चेंज किया और मैंने लिख दिया राइट्स का रिटर्न, और बाय जोड़ के मुकेश लगा दिया। तो ये होता है एक्टिव से पैसिव में बदलना। इसके साधारण जो इसके रूल है वो यही है जो आप दोनों सेंटेंस के नीचे देख पा रहे हो। अगर इस रूल को आपने माइंड में सेट कर दिया तो बस आपको चेंज द वॉइस आ गया। अब यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है। ऑक्सिलरी वर्ब में सभी प्रकार की वर्ब आती है, लेकिन मैं इसको आपको टेंस के अनुसार भी समझाऊंगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको और एक अच्छे से आसान से तरीके से आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैंने उसी सेंटेंस का यहाँ पर आपको क्रॉस करके साइन दिखाया है। मुकेश जो मेरा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट था, उसे मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट की जगह पे, और जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसे मैंने ले लिया सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। अब इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना था, वो किस बात का, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस था तो इसलिए इज लगाया, और जो राइट से उसका V3 यानी थर्ड फॉर्म लगाया हमने क्रिया का, और बाय लगाकर हमने अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो ये जैसा साइन अभी आपको दिख रहा है, बस इतना भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आप समझिए 50% तो यहीं पर चेंज द वॉइस सीख गए। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो मेन रूल है वो क्या होता है, उसी को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूंगी आपको। अब यहाँ पर दिया है पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंस एंड रूल्स। अब ज्यादातर सभी के लिए कॉमन रूल है, तो इसको हम ऑलमोस्ट सभी प्रकार के टेंस में एप्लीकेबल कर सकते हैं। देयर आर टू बेसिक रूल्स फॉर कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस which are common for all tenses। सभी प्रकार के काल में, सभी प्रकार के टेंस में ये दो नियम लागू होते हैं जब भी हम चेंज द वॉइस करेंगे या एक्टिव को पैसिव करेंगे तब। पहला, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज इन द सेंटेंस। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो मुकेश है, ऑब्जेक्ट जो लेटर है, उसका हमने इंटरचेंज किया, यानी दोनों की जगह को सिर्फ हमने बदल दिया, बस सेम एज इट इज हमने उन शब्दों को लिया और दोनों की सिर्फ हमने जगह बदल दी, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो इसी को हम कहते हैं इंटरचेंज। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया सेंटेंस में ही। अब आगे दूसरा रूल क्या कहता है, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द पास्ट पार्टिसिपल। हम थर्ड फॉर्म V3 को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। उसे हमने क्या किया, विल बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन द पैसिव वॉइस, यानी जब भी हम पैसिव वॉइस करेंगे तो उसमें V3 हमारा मुख्य सहायक क्रिया होगी, मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज कर देना है, दोनों की सिर्फ जगह बदल देनी है, और जो भी क्रिया है वहां पर उस क्रिया का हमें थर्ड फॉर्म यानी कि V3 हमें यूज करना है, और बाय लगाकर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसे हम लिख देंगे और आपका पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जब भी हम सब्जेक्ट ले और उसको हम कन्वर्ट करें एक्टिव में, अगर हमें आई दिया है ना, और हमने उसे पैसिव में बदला तो आई का क्या हो जाएगा, मी। एक्टिव में यू दिया है अगर हमारा सब्जेक्ट, तो वो पैसिव में यू ही रहेगा। वी अगर हमें दिया है तो वो अस हो जाएगा। दे अगर दिया है तो हम उसे चेंज करते समय पैसिव वॉइस में देम लिखेंगे, बाय देम, बाय अस, बाय मी, ऐसे हो जाएगा। ही अगर दिया है तो उसे हम हिम में कन्वर्ट कर देंगे, और यदि शी दिया है तो उसे हम हर में कन्वर्ट कर देंगे, और यदि इट दिया होता है तो हम उसे इट ही लिखते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का, जैसे हमारे एग्जाम्पल में भी मुकेश नाम था, तो जो भी नाम दिया होगा उसको आपको एज इट इज नाम ही रखना है, उसे हम कोई भी बदलाव उसमें नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो सेंटेंस में जब भी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम आता है तो हम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें या उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं पैसिव में करते समय, ये आपके सामने मैंने चार्ट के रूप में रखा हुआ है, तो इससे आप समझ सकेंगे। अब जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप और भी क्लियर हो जाएंगे इस बारे में। इसी को मैं और एक तरीके से आपको समझा रही हूँ। बाय का भी मैंने बताया कि हमने जब भी यूज करना है तो बाय लगाना है, क्योंकि पैसिव को आप बाय के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। अब मुझे एक्टिव में दिया है आई, तो मैंने पैसिव में क्या लिखा, उसे बाय मी, बाय अस, वी का हो गया अस, यू है तो बाय यू, ही है तो बाय हिम,
शी है तो बाय हर, इट है तो बाय इट, और दे है तो बाय देम। और यदि किसी का नाम दिया है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं सुरेश दिया गया है, तो सुरेश को हमने लिखा बाय सुरेश, उसमें कोई भी नाम में बदलाव नहीं होता। अब हम ये समझेंगे सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट होता है वो उस वाक्य में हमें क्या बताता है। सब्जेक्ट आस्क क्वेश्चन विथ whom राइट अ लेटर। हमने अभी एग्जांपल देखा था ना ऊपर, मुकेश राइट्स अ लेटर, तो हम वहां पूछते हैं किसने लेटर लिखा, तो सब्जेक्ट बताता है किसने के बारे में, who। एंड देन वर्ब एज यू नो, ऑल ऑफ यू अच्छे से जानते हैं, वर्ब यानी एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रिया, की गई क्रिया, कर्ता के द्वारा की गई कोई भी क्रिया। ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत सारी चीजें हमें उस वाक्य में बताता है। क्या बताता है? ऑब्जेक्ट पूछने के लिए या ऑब्जेक्ट अगर ज्ञात करना है तो इसका हम प्रश्न कैसे पूछेंगे, आस्क क्वेश्चन विथ व्हाट मुकेश डन, मुकेश ने क्या किया, तो राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, और हुम से भी इसका प्रश्न पूछ सकते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में फिर से उसी प्रकार से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। टू बी फॉर्म में मैं बता रही हूं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बिना हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। अब यहाँ पर जो एम, इज, आर दिया है, आप सभी को अच्छे से पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। वॉज वर्ड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होते हैं। बी का प्रयोग करते हैं हम जहां पर आईएनजी जो आपको दिख रहा है वो कंटिन्यूस टेंस के लिए होता है। बीन का प्रयोग आप फ्यूचर के हिसाब से कर सकते हैं। इसी सारणी को मैं आपके सामने थोड़ा सा और क्लियरली रख रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस एम, इज, आर। सिंपल पास्ट टेंस टू बी के फॉर्म में वॉज, वर। अब चाहे यहाँ पर प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों का यदि कोई भी परफेक्ट टेंस है तीनों काल का, तो वहां पर हम बीन का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट या पास्ट दोनों का कंटिन्यूस है, यानी कि काम चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो वहां पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज है, यानी कि और अन्य सहायक क्रियाएं हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाने वाली अन्य सहायक क्रियाएं, उसे हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ये भी मैं आपको आगे अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। तो इनका प्रयोग करते समय हम बी जो है उसका प्रयोग करेंगे। अब यदि ये पेज में आपको क्लियर हो जाता है तो इससे समझ लीजिए पूरा चेंज द वॉइस आपके समझ में आ गया कि हमें कौन से टेंस में किस प्रकार की सहायक क्रिया लेनी है और उसको बाय के साथ कैसे करना है, और वो जो इंटरचेंज मैंने आपको बताया वो इंटरचेंज आपको ध्यान रखना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे में से कोई है तो उसे हमें पैसिव में करते समय मी, अस, बाय, यू, हिम, हर और इट और देम में प्रयोग करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स विच आई एम शोइंग यू नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप समझ लेंगे तो बच्चा आप पूरा चेंज द वॉइस यहीं सीख जाओगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसके द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। अब हमने सारे नियम देख लिए, सब्जेक्ट को कैसे बदलना है देख लिया, और क्या इंटरचेंज करना है वो भी देख लिया। तो अब मैं पहला एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर मैं आपको चेंज द वॉइस 5 प्रकार से एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें आपके सारे टेंसेस के सभी प्रकार के चेंज द वॉइस कवर हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। रोहन राइट्स अ स्पीच। रोहन हमारा सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने ब्रैकेट में रोहन के नीचे सब्जेक्ट लिखा है। और राइट्स जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वहां पर एचवी दिया है, या आप उसे वर्ब भी लिख सकते हैं तो भी वो राइट होगा। उसके बाद अ स्पीच क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने बताया हमें डायरेक्ट पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या कर देना है, सीधे सीधे इंटरचेंज कर देना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया स्पीच। उसके बाद मुझे लगाना है वहां पर क्या, इज, कोई सहायक क्रिया चाहिए। चूंकि मैंने पहले भी बताया इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल सेम रखे हैं। मुकेश राइट्स अ लेटर ऊपर था, और यहाँ पर है रोहन राइट्स अ स्पीच, वहां पे भी राइट्स था, तो वो कौन सा टेंस था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर यूज किया इज। राइट्स का हमारा थर्ड फॉर्म यानी V3 हमारा हो गया रिटन। और किसके द्वारा लेटर लिखा गया?
बाय, किसके द्वारा, तो हमने लगाया बाय, और हमारा जो सब्जेक्ट था रोहन, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, तो अब हमारा रूल जो नीचे आप येलो में देख रहे हैं, मैंने येलोइश में रखा हुआ है, मैं स्क्रीन पर बोल्ड कर देती हूँ इसे, सभी लोग ध्यान से देखें इसे। यही रूल है जो आपको हमेशा हर प्रकार के चेंज द वॉइस में याद रखना है। सिर्फ जो भी बदलाव होगा वो कहां पर होगा, हेल्पिंग वर्ब में, VHV में बस, और कहीं भी बदलाव नहीं होते हैं किसी भी प्रकार के चेंज द वॉइस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें अगर दिया गया है हेल्पिंग वर्ब तो हम वही ले लेंगे, अगर नहीं दिया है तो टेंस के हिसाब से करेंगे। और बाकी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर V3 बाय अस, तो V3 में अभी मैं आपको एक सारणी दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, एक ऐसे आपको आइडिया देने के। ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि हमारे पास वर्ब के थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म कौन से होते हैं। तो ये एक रूल है जो आप कॉमन समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस HV यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस हो जाएगा हमारा V3 यानी कि क्रिया का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद बाय लगाकर आपको सब्जेक्ट लिख देना। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे RP का मतलब क्या, टीचर RP तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं। तो टीचर अभी आगे एग्जांपल में आपको बताएंगे। RP इज स्टैंड फॉर रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, क्या कहा मैंने, रिमेनिंग पार्ट, इट मीन्स बचा हुआ भाग। उस वाक्य में जो भी बचा हुआ भाग होगा वो आपको उसके सब्जेक्ट के आगे जोड़ देना है, नहीं है तो वहीं खत्म हो जाता है आपका सेंटेंस, और यदि है तो उसको जोड़ दो। अब ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया, उसके बाद हम अपना V3, V1 और V3 को समझ लेते हैं, तो आपको इजी रहेगा समझने में कि टीचर एक्चुअली V1, V2, V3 क्या कह रहे हैं। इट्स वेरी 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 इजी। आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं तक अभी भी आपने ये पढ़ा होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब, यहाँ पर हम वर्ब जैसे यूज करते हैं, जैसे अगर मुझे आया है V1 तो V1 को हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, V2 को पास्ट टेंस में रखते हैं, और V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। V1 में यदि मुझे दिया है गो, तो गो का V3 सीधे बन जाएगा गॉन, लेकिन V2 यहाँ पर बीच में है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी हमारा चेंज द वॉइस है इसलिए हमारा पूरा ध्यान V3 पर रहेगा। वेंट, कम का हो जाता है कम, केम कम, राइट का हो जाएगा राइट, रोट रिटन। इसीलिए हमने ऊपर लिखा था रोहन राइट्स, मुकेश राइट्स, तो राइट्स का हमने सीधा V3 ले लिया था रिटन। रीड, रीड, रेड, अब यहाँ पर स्पेलिंग सेम होती है, सिर्फ उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप पास्ट टेंस में इसे कहते हैं तो रीड नहीं पढ़ते, उसे हम रेड पढ़ते हैं। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, कट, 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 कुछ क्रियाएं जो होती है वो तीनों फॉर्म में सेम ही रहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाओं का चार्ट आपको वेरी इजीली मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। चेंज द वॉइस में थर्ड फॉर्म पे आपका पूरा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिससे कि आपको V1 जो दिया गया है उसका V3 तुरंत ही आप कर सको और अपने सेंटेंस कर सको। ग्रामर में याद रखिए, जब भी कोई एक भी मिस्टेक, लाइक अगर आप क्वेश्चन टैग करो और प्रश्न चिन्ह भी आपने नहीं लगाया तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ग्रामर में फुल सेंटेंस राइट होना इट्स वेरी कंपल्सरी। वहां पर ये बहुत सटीक होता है कि उत्तर एकदम सही है तभी मिलता है, और ग्रामर है भी बहुत सारा इजी आपके लिए अगर आप उसका रूल समझ लेंगे तो। अब हम टाइप 1 से चेंज द वॉइस को समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, हम टाइप 1 में लेते हैं सिंपल वाले टेंस पहले, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो। यहाँ पर मैंने दोनों के एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। रूल हमारा वही है जो पहले था, रूल बिल्कुल भी बदला नहीं है, इसी रूल को हमें फॉलो करना है दोनों में। ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ जाएगा V3, बाय लगा के आप अपना सब्जेक्ट लिख दो, और बचा हुआ कुछ सेंटेंस है तो उसको कंटिन्यू कर दो। अब पहला एग्जांपल हम लेते हैं, शी प्रिंट्स द नोटिस इन द कॉलेज। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, शी,
प्रिंट्स क्या है हमारा यहाँ पर? वर्ब। और द नोटिस क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। द नोटिस हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद बचा हुआ भाग क्या है? इन द कॉलेज। तो वो हम कर देंगे रिमेनिंग पार्ट में, इन द कॉलेज। ये हो गया हमारा रिमेनिंग पार्ट। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। तो हमारा सबसे पहले हमने जैसे रूल में ऊपर बताया है कि ऑब्जेक्ट ले लेना है, तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया द नोटिस। उसके बाद प्रिंट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमने इज लगा दिया। अब यहाँ पर है कि हमें V3 करना है, तो प्रिंट्स क्या है? ये प्रिंट का थर्ड फॉर्म इसका हम कर देंगे, तो प्रिंटेड, ईडी लग गया उसमें, पास्ट टेंस में बदल गया, वो V3 बन गया। बाय लगा के हमारा क्या था? सब्जेक्ट शी का मैंने ऊपर ही आपको बताया था हर हो जाएगा, इसलिए शी का हमने लिख दिया हर। और बचा हुआ जो आपका सेंटेंस का भाग है इन द कॉलेज, वो मैंने आगे लिख दिया। तो मेरा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदल गया और क्या बन गया? द नोटिस इज प्रिंटेड बाय हर इन द कॉलेज। ऊपर आप देख रहे होंगे, जहां पर मैं जूम करके दिखा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें इज, एम, आर, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इसे एकदम से अपने दिमाग में सेट कर लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इज, एम, आर। उसके बाद पास्ट टेंस हुआ तो कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे? वॉज, वर। पास्ट टेंस जब भी होगा तो वहां पर हम वॉज, वर, इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप जैसे ही अपना सेंटेंस पढ़ते हो और आपको तुरंत ही वहां पता चल जाता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया गया है और टेंस कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको किस सहायक क्रिया या किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ये भी समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं रीड कर रही हूँ, ही स्पोक ट्रुथ इन द क्लास। अब स्पोक शब्द से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में दिया गया क्रिया है। तो मेरी सीधे सीधे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी बन जाएगी? वॉज। सिंगुलर है इसलिए वॉज, प्लूरल होता तो वर। ही यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर स्पोक का क्या कर दिया? थर्ड फॉर्म स्पोकन कर दिया। वॉज तो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये पास्ट टेंस दिया गया है। बाय लगा के ही का हिम कर दिया और बचा हुआ जो आरपी पार्ट है इन द क्लास वो हमने लिख दिया। तो मेरा सेंटेंस क्या था? ही सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब, ट्रुथ ऑब्जेक्ट, इन द क्लास रिमेनिंग पार्ट। इसे जब मैंने पैसिव में कन्वर्ट किया तो ट्रुथ का टी देखिए कैपिटल है। याद रखिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर आप जैसे ही आगे लोगे, तो ये रूल है कि जब भी आप सेंटेंस लिखना शुरू करें तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। यू नो वेरी वेल दिस थिंग ऑल्सो। ट्रुथ को हमने कैपिटल लिख दिया। स्पोक चूंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो हमने वॉज यहाँ पर सहायक क्रिया ले ली। जो स्पोक दिया है उसका V3 हमने किया स्पोकन, और बाय लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट ही था उसको हमने कर दिया हिम, और रिमेनिंग पार्ट लगा के हमने कर दिया इन द क्लास। ठीक है सर, किसी बच्चे को अब तक डाउट है या किसी ने हैंड रेज किया हो सर, तो मुझे यहाँ पर उसके डाउट क्लियर कर दो, देन वी विल गो फॉरवर्ड। ओके मिस। बच्चों किसी को अब तक अगर समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं यहीं पर। अगर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आगे वाले जो है वो आपको और आसानी से समझ में आएंगे, यदि कोई आपको डाउट है तो। हेलो हाँ बोलो बेटा। टीचर, आरपी मतलब? रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग, वाक्य का बचा हुआ भाग्य। जो भी भाग बचा हो लास्ट में, है ना, आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, आपने क्रिया को ढूंढ लिया जिसे वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, आपने ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया, तो जो वाक्य में बचा हुआ भाग है टीचर उसका क्या करेंगे? तो उसको सीधे सीधे लास्ट में जोड़ देना है। इसलिए बचे हुए भाग को इंग्लिश में कहते हैं रिमेनिंग पार्ट। तो मैंने आरपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके टीचर। ओके, एनीवन एल्स बच्चा? नहीं है मिस कोई अभी। ओके ठीक है सर, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप 2। अब टाइप 2 में आप समझिए कि हर, आपको ये चीज अच्छे से पता है कि हर टेंस 3 प्रकार से भाग में बांटा गया है।
हर टेंस को हम डिवाइड बाय 3 करते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट टेंस कहूँ तो प्रेजेंट होता है सिंपल, प्रेजेंट होता है कंटिन्यूस और प्रेजेंट होता है परफेक्ट। अगर मैं उसके बाद पास्ट टेंस लूँ तो पास्ट भी होता है सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद कंटिन्यूस पास्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट पास्ट टेंस। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर भी है सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसके बाद कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, और उसके बाद है परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो ये जो 9 मुख्य भाग है उसको हम एक साथ 5 भाग में मैं आपको डिवाइड करके समझा रही हूँ, जिससे कि 9 प्रकार से उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, 5 प्रकार में ही आप ये आराम से पूरा चेंज द वॉइस समझ जाओगे। अब यहाँ पर कंटिन्यूस में सिर्फ एक ही चीज याद रखो, जहां आपको वाक्य में आईएनजी दिखा समझ लो कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको उसके V3 या V1 या V2 या जो भी आपको वहां वाक्य में वर्ब दिया गया है उस वर्ब को देखकर समझ जाना है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, बस। अब यहाँ पर जैसे ईट है तो ईट तो ये हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो गया। एट आया तो आपको समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूस तो है लेकिन किसके है, पास्ट वाला है ना। और ईटन आया तो भी आप समझ लेना कि ये कौन सा टेंस है। अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो सिर्फ इतना कि जहां भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं वहां आईएनजी होता है, और कंटिन्यूस टेंस को हम और क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस में है वो काम पूरा हुआ नहीं है, अभी भी उसमें काम चल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव। अब सेम रूल है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ हमने बीच में थोड़ी सी जगह बना दी हेल्पिंग वर्ब और V3 के बीच में, और हमने ऐड कर दिया BE के साथ ING। इट मीन्स बन गया ये हमारा बीइंग। समझ में आया सभी के? तो जहां पर भी कंटिन्यूस टेंस का वाक्य यदि आता है एक्टिव टू पैसिव करने के लिए तो आप याद रखिए वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। सेम रूल है, कुछ भी रूल में बदलाव नहीं है। पिछली स्लाइड का रूल एक बार फिर देख लो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट और बचा हुआ भाग। तो हमने ये जो V3 और हेल्पिंग वर्ब है इसके बीच में जहां पर भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट कंटिन्यू टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दिखे, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही बीइंग का प्रयोग करना है। बस यही एक छोटा सा बदलाव है, कंटिन्यूस है इसलिए। पहला एग्जांपल हम देखेंगे, ही इज ईटिंग। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, ही इज ईटिंग फ्रूट इन द मॉर्निंग। अब ईटिंग में ING है तो ये वाक्य पढ़ते ही मुझे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूस है। और उसके बाद कौन सा है, इज लगा है तो सिंपल कंटिन्यूस है, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट। कंटिन्यूस है लेकिन कौन सा, प्रेजेंट वाला कंटिन्यूस टेंस। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग यहाँ पर हमारा वर्ब है। यानी कि मैंने पहले भी कहा था हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज में लिया जाता है क्योंकि ये मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में होते हैं, इसलिए हम इसे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। फ्रूट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मॉर्निंग हमारा क्या है यहाँ पर, बचा हुआ भाग जो सेंटेंस में पीछे बच जाता है। मैंने जैसे रूल है उसके हिसाब से फ्रूट को आगे ले लिया, F मैंने देखो कैपिटल कर दिया है क्योंकि फ्रूट मेरे सेंटेंस का पहला शब्द है, F शुड बी कैपिटल। इज जो ऑलरेडी सहायक क्रिया दी गई है उसे लगा दिया, और कंटिन्यूस होने के कारण जो बीइंग है उसे आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ देंगे। और ईटिंग इसका V3 करना है यानी कि ईटन, EN लगा दिया ईट में आगे और ये V3 बन गया। बाय लगाकर आपको ही का पता है, हिम बन जाता है, और आपका जो भी बचा हुआ भाग है उसे आपने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर बाय हिम 2 बार लिखा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तरीके से राइट होगा, मैं दोनों सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ आपको। फ्रूट इज बीइंग ईटन बाय हिम इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये जो बीच में ईटन के बाद बाय हिम है उसको भी अगर मैं हटा दूं और फिर मैं इसे ऐसे रीड करूं, फ्रूट इज बीइंग ईटन इन द मॉर्निंग बाय हिम, तो भी ये राइट मार्क्स मिलेगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए यहाँ रखा है क्योंकि कुछ बच्चे बाय बाद में भी लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं और रिमेनिंग पार्ट को
बाय के पहले लेते हैं तो भी राइट माना जाता है, इसे भी फुल मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए मैंने दोनों जगह बाय हिम आपको दिया हुआ है। आप दोनों में से एक जगह बाय हिम प्रयोग करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो लास्ट वाला बाय हिम आपको लेफ्ट कर देना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। रौनक वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट प्लेग्राउंड। रौनक मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ। याद रखो पिछला जो हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट किया उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था। हम अपने क्रिया को देखकर और सेंटेंस को देखकर पहचानते थे कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो हम वहां हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है तो आपको उसी को यूज करना है। प्लेइंग मेरा यहाँ पर वर्ब हो गया, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और जो मेरा बचा हुआ भाग है वो है एट प्लेग्राउंड, तो वो मेरा हो गया आरपी। अब जब मैं इसे कन्वर्ट करूं पैसिव वॉइस में तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा, फुटबॉल जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसे मैंने सबसे पहले ले लिया, एफ को कैपिटल कर दिया, वॉज ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है मैंने एज इट इज लिख दिया, चूंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए मैंने बीइंग का प्रयोग किया, और प्लेइंग का मैंने V3 यानी प्लेड ये मैंने ऐड किया, बाय लगाकर अपना सब्जेक्ट रौनक लिख दिया। अब रौनक में पूछेंगे आर क्यों कैपिटल है, क्यों सबको पता है जब भी नाम होता है स्थान का नाम या व्यक्ति का नाम तो हम उसे हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। और मेरा जो भाग बचा हुआ है एट प्लेग्राउंड वो मैंने ऐड कर दिया, तो तुरंत मेरा सेंटेंस रेडी हो जाता है। एक्टिव टू पैसिव क्या बन गया, फुटबॉल वॉज प्लेइंग बीइंग प्लेड बाय रौनक at playground. Football was being played by Ronak at playground. So this is our type 2. इस प्रकार से भी सारा आपका यहाँ पर कंटिन्यूस वाला कवर हो जाता है। Now move to the next one. नेक्स्ट है टाइप 3। अब जितने भी परफेक्ट होंगे चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तो वहां पर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हम चेंज करेंगे। छोटा सा चेंजेस, जैसे यहाँ पर बीइंग लगाया था, आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर बीन है, BEEN बीन, क्योंकि काम पूरा हो चुका है उसे ही हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्य काल या पूर्ण भूतकाल, तीनों में, ठीक है। इसमें भी सेम रूल है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पर बीन, और कोई भी बदलाव हमारे रूल में बिल्कुल नहीं है। दिस इज कॉल्ड टाइप 3। तो इसमें आपके जितने भी परफेक्ट टेंस है वो सब यहाँ पर कवर हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए जहां पर भी परफेक्ट टेंस मिला रूल आपको दिमाग में पहले ही मैंने सेट करवा दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस V3 बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट या वाक्य में कुछ बचा हुआ भाग है तो उसे लिख देना है। लेकिन परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, लेकिन कंटिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, BEING, ठीक है। अब इसके हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, रोहित, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द होमवर्क, और बचा हुआ भाग आगे इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए, उधर ही है तो लेना है, नहीं है तो छोड़ देना है। ऑब्जेक्ट को हमने पहले ले लिया, द होमवर्क बना दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द मैंने क्या किया है, कैपिटल, याद रखिए कैपिटल फर्स्ट लेटर एंड फुल स्टॉप एट द एंड, याद रखिए इस बात को। द होमवर्क हैज हमारी सहायक क्रिया दी हुई है, हमने उसे लगा दिया, सहायक क्रिया के साथ हमने BEEN बीन का प्रयोग किया क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए। अब कंप्लीटेड ऑलरेडी यहाँ पर हमें V3 दिया हुआ है। ये एक चीज आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जब भी आपको परफेक्ट टेंस मिले, परफेक्ट टेंस में हमेशा जो V3 है वो ऑलरेडी किसमें दिया होता है, V3 में ही, तो आपको वहां पर उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उन परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी V3 दिया होगा। जैसे आपने कंटिन्यूस में देखा, जैसे आपने पीछे अभी देखा सिंपल में, तो हमने वहां पर क्या किया था, V3 बनाया था, राइट्स को हमने रिटर्न किया, लेकिन
जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें V3 ऑलरेडी दिया रहता है, तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एज इट इज जो वर्ब दिया है कंप्लीटेड, उसको हम सेम लिख देंगे। ये भी एक पहचान है कि आप इससे पहचान सकते हो कि ये परफेक्ट टेंस है। सिर्फ आपको काल पहचानना पड़ेगा कि वो पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। कंप्लीटेड जो वहां पर भी आपको V3 मिल जाए, तो ये भी एक उसका लॉजिक है। यहाँ पर मैं सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ आपको। इस लॉजिक से भी आप थोड़ा सा ट्रिक से पहचान सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, V3 दिया गया है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर पैसिव में जब हम बदलते तो क्या बन जाता है, द होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय रोहित। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। I had eaten a mango. I मेरा सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब हो गया, eaten ऑलरेडी देखो ऊपर भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, eaten V3 दिया है। अगर आप रूल भी भूल जाओ तो याद रखो, वाक्य में V3 मिलता है तो समझ जाओ कि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस एक्टिव में दिया है, जिसे मुझे बदलना है पैसिव में, तो यहाँ पर V3 में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, अ मैंगो मैंने आगे ले लिया, अ मैंगो, ए शुड बी कैपिटल देयर, हैड एज इट इज लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, बीन लगा दिया क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो बीन लग गया हेल्पिंग वर्ब के साथ, ईटन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो V3 बन गया मेरा, बाय लगाकर मैंने लिख दिया अपना सब्जेक्ट। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे एक्टिव से पैसिव क्या बन जाता है, अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जिसे कहेंगे हम टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या टीचर, तो टाइप 4 में सब कुछ, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। इसके पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा दूं तो फिर मैं आपको टाइप 4 वापस एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होते क्या है, तो ऑक्सिलरीज वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन, हेल्प करते हैं किसकी, मुख्य क्रिया की हेल्प करते हैं, और ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं सहायक क्रियाएं। तो ये जो मुख्य क्रिया है उसकी मदद करते हैं उस एक्शन को और अच्छे से प्रस्तुत करने में, डिस्क्राइब करने में। दैट एक्शन हैपेंड इन द पास्ट और is happening in the present और will happen in the future। चाहे वो पास्ट में बीता हुआ क्रिया हो, चाहे वो प्रेजेंट में होने वाली क्रिया हो, चाहे वो फ्यूचर में होने वाली क्रिया हो, उसको अच्छे से आपके समस्त प्रस्तुत करने का काम जो करती है वो होते हैं ऑक्सिलरीज, और जो कि मुख्य सहायक क्रिया के साथ आते हैं। ये कुछ यहाँ पर मैंने ऑक्सिलरीज वर्ब आपके सामने रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी ऑक्सिलरीज वर्ब दिए गए, इसमें से यदि कोई भी ऑक्सिलरीज वर्ब मुख्य क्रिया के साथ आपके सेंटेंस में दिखता है, तो ये सब कुछ कंबाइन में समझ जाइए कि ऑक्सिलरीज वर्ब को लेकर ये सेंटेंस मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसमें ये सब मैं यहाँ पढ़ के नहीं बता रही हूँ, अभी थोड़ा सा समय की कमी है हमारे पास। आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम लौटेंगे इस पर, आपको मैंने अभी बताया ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। अब हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में यदि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब आते हैं तो क्या बदलाव है रूल में, तो सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, वही जो पहले हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीई का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे परफेक्ट था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का प्रयोग किया, जैसे कंटिन्यूस था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीईआईएनजी बीन का प्रयोग किया। ठीक इसी प्रकार से उसी जगह पर सेम मॉडल ऑक्सिलरीज में हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा बीई। ठीक है, अब हम पहले एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल, ही कैन ब्रिंग द लगेज फ्रॉम स्टोर रूम। क्या है सेंटेंस हमारा, ही कैन ब्रिंग द लगेज फ्रॉम स्टोर रूम। अब मैंने जैसे पहले कहा सब कुछ पहचान लो, ही मेरा सब्जेक्ट मिल गया, कैन हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ब्रिंग मेरा वर्ब मिल गया, द लगेज मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, फ्रॉम स्टोरेज मुझे रिमेनिंग पार्ट मेरे सेंटेंस में दिया गया है। द लगेज को स्टार्टिंग में ले लेना है, द को कैपिटल कर देना है,
कैन ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया गया है। अब यही एक छोटा सा चेंज, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने लगा दिया बी, क्योंकि ये है मॉडल ऑक्सिलरीज और यहाँ पर ये अन्य सहायक क्रियाओं के आधार पर वाक्य है। तो जहां पर अन्य सहायक क्रियाएं आपको ज्यादा दिखे वहां पर मैंने कैन के साथ ले लिया बी। और ब्रिंग का देखो यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर वी का आईएनजी फॉर्म दिया गया है, कंटिन्यूस में दिया गया है, उसका मुझे V3 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसमें बदलूंगी और ब्रिंग का कर दूंगी ब्रॉट। मैंने V3 बना दिया इसको। सिर्फ जो मैंने इसके पहले परफेक्ट वाला आपको बताया उसी में आपको V3 ऑलरेडी दिया रहता है, तो ये उसका की पॉइंट है कि जहां पर V3 मिला तो परफेक्ट, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी में आपको वर्ब को V3 में बदलना पड़ेगा। ब्रिंग का कर दिया ब्रॉट, बाय लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट ही है उसका पहले ही बता चुकी हूँ आपको, हिम बन जाएगा। और फ्रॉम लिखकर जो मेरा बचा हुआ भाग है फ्रॉम स्टोरेज मैंने ऐड कर दिया। और एक सेंटेंस हम देखते हैं, वो बदल जाएगा पैसिव में, तो मैं उसे कर दूंगी द डॉक्यूमेंट। द का कैपिटल है, सभी को दिखाई दे रहा है। माइट और उसके साथ मैंने जोड़ दिया बी, बी। पेस्ट का मैंने V3 बना दिया, पेस्टेड। और उसके बाद बाय लगाकर जो दे था उसका बन गया देम। और रिमेनिंग पार्ट में सिर्फ टुडे बचा तो मैंने उसे ऐड कर दिया। तो मेरा पैसिव क्या बन जाएगा, द डॉक्यूमेंट माइट बी pasted by them today. Okay, now the last type of change the voice, ये मॉडल ऑक्सिलरीज में पहले ही आपको बता चुकी हूँ। कमांड, कमांड यानी आदेशात्मक जो वाक्य आते हैं जहां पर आदेश दिया जाता है, तो हमेशा याद रखो आदेश वाले जब भी चेंज द वॉइस आपको करने के लिए आए तो वो लेट, LET लेट, यहाँ पर मैं जूम करके भी बता रही हूँ, स्टार्ट विथ लेट, ये वाले जो भी वाक्य होंगे वो किससे शुरू होंगे, लेट से शुरू होंगे। यानी कि जहां पर भी आदेशात्मक वाक्य होगा, कमांड होगी, वहां पर वो वाक्य लेट से शुरू होगा। और एक चीज इसमें याद रखने लायक है जिससे आप तुरंत पहचान सको कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि उस काम को करने वाला व्यक्ति इन वाक्यों में नहीं होता है। ठीक है, तो ये कमांड को पहचानने का की पॉइंट है क्या, कि एक तो आप जब इसे कन्वर्ट करोगे तो लेट से शुरू करोगे। आप देख सकते हैं नीचे रूल में थोड़ा सा बदलाव है इस पांचवे टाइप में, लेट को हमने पहले ले लिया है ऑब्जेक्ट के साथ और हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, हमने यहाँ पे लगा दिया बी और बचा हुआ भाग। कमांड को याद कैसे रखना है इस टाइप के सेंटेंस को, कि एक तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो समझ जाओगे कि ये ऑर्डर दिया गया है, कमांड टाइप ऑफ सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव करोगे तो लेट से शुरू करना है। इसका रूल सिर्फ इतना है कि लेट लगा के आपको अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है, बी लगाना है, V3 है, और यहाँ पर बाय बिल्कुल नहीं आता है। अब तक आपने सब में बाय देखा और सब्जेक्ट देखा, अब यहाँ पर ना सब्जेक्ट है तो बाय ऑटोमेटिक नहीं है, अगर सब्जेक्ट होता तो बाय होता, कमांड में सब्जेक्ट होता ही नहीं है तो बाय भी उसके साथ साथ यहाँ से डिलीट है समझो, और बचा हुआ भाग आपको लिखना है। अब एक एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं, ओपन द डोर। देखो अब इस वाक्य में पता नहीं किससे कहा गया है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, और कहा गया है ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। कौन खोल रहा है वो हमें नहीं पता, या किसके लिए कहा गया वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कमांड है, ऑर्डर है। तो यहाँ पर हमें जो पहचानना है वो है हमारा वर्ब। हमने वर्ब को पहचाना तो वो दिया गया है ओपन, और द डोर हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट लिख देंगे, जैसे हमारे ऊपर रूल में हमने देखा, लेट लगाया, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तो द डोर, बी लगा के आपका जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आपको लिख देना है। तो ओपन का क्या बन गया, ओपन। तो सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हो गया, let the door be open and full stop. Next one,
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग यहाँ पर वर्ब है, अ ग्लास ऑफ वाटर मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैं पहले ले लूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे कमांड है, इसलिए लेट को जोड़ना है, तो मैंने जोड़ा लेट। फिर मैंने पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद मुझे, तो बी लगा के ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो मेरा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ओके सर, टाइप ऑफ वाई में एनी स्टूडेंट हैव डाउट? किसी बच्चे को यदि टाइप ऑफ वाई यानी ये जो कमांड वाले सेंटेंस दिए गए हैं इसमें डाउट हो तो पूछिए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है मिस। महेंद्र सिंह, अपना माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा। आपने रेज हैंड किया। महेंद्र सिंह, लक्ष्मण, लक्ष्मण आप पूछो बेटा। राहुल सिंह, हेलो सर, नो डाउट। रेज हैंड किया है बेटा आपने। राहुल सिंह, ओके म्यूट सर एवरीवन। चलिए अब अगर आपको डाउट नहीं है तो चलिए हम अपना जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं, और आपको समझ में आया या नहीं यहाँ से मुझे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है सर, किसी एक बच्चे को अनम्यूट कीजिए जो मेरे साथ ये एक्सरसाइज करें। कोई बच्चा हैंड रेज करे, या किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो भी अपने आप को अनम्यूट करो, टीचर के साथ आपको ये प्रैक्टिस करना है। हेलो टीचर। हाँ पहला सेंटेंस रीड करो बेटा, ओनली वन स्टूडेंट। आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब बताइए मुझे, इसको हमें ये एक्टिव में और पैसिव में करना है, तो यहाँ पर मुझे पहले सब्जेक्ट बताइए क्या है हमारा? सब्जेक्ट मैंगो। आई, आई, आई क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता, जो कर रहा है, जो आम खा रहा है वो कौन खा रहा है? मैं, तो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब ईट क्या है? वर्ब। ईट यहाँ पे वर्ब, वेरी गुड। और अ मैंगो क्या है मेरा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करो पैसिव में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लो। एक मिनट में। ऑब्जेक्ट अ मैंगो है ना? हाँ। हाँ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अ मैंगो। और आई ईट अ मैंगो यहाँ पर क्या है? हाँ बोलो। अ मैंगो। अ मैंगो, आई यहाँ पर सिंगुलर है, हाँ। प्रेजेंट है, तो हम क्या लगा देंगे? सहायक क्रिया हमारी यहाँ पर इज। इन। हाँ, अ मैंगो इज। अभी हमें ईट का कौन सा फॉर्म चाहिए? V3। ईट का क्या हो जाएगा V3 बताओ? ईटन। ईटन, वेरी गुड। अब हमें लगाना है उसके बाद बाय, क्योंकि हमने कहा है एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, तो बाय लगा देना है हमें V3 के बाद। ईटन अ मैंगो बाय, बाय आई का क्या बन जाएगा? मी। मी। अब पूरा वाक्य एक साथ बोलो। ईटन मैंगो बाय अ मी। मैंगो, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। तुम बोलो दोबारा एक बार। अ मैंगो ईटन बाय मी। चीज क्यों खा गए बेटा? भूख लगी है क्या आपको भी? A mango is eaten by me। ठीक है, इज लगाना है। इन बाय मी। सर एनी अदर चाइल्ड फॉर सेकेंड सेंटेंस? हेलो टीचर। हाँ, अपना नाम बताओ बेटा। संगीता चौरोटिया। ओके संगीता, सेकेंड सेंटेंस रीड करो बेटा। आर्या इज ड्राइंग अ पिक्चर।
वेरी गुड। अब ड्राइंग में आईएनजी लगा है तो ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है। और प्रेजेंट है क्योंकि इज भी है ना, तो ये हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट चुन लो, क्या है? आर्या। आर्या। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग वर्ब। वर्ब। अ पिक्चर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लो। अ पिक्चर इज। अब आईएनजी है ना यहाँ पर, तो अब हाँ हम टीचर। आईएनजी में आपको लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आईएनजी में क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। स्क्रीन पर देखो। बीइंग टीचर। बीइंग लगेगा। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर बीइंग लगाकर तुम ये सेंटेंस दोबारा बोलो। मैंने स्क्रीन पर वापस आपके सामने सेंटेंस अ लाया है। पिक्चर बीइंग ड्राइंग इज बाय। इज इज अ पिक्चर इज हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ बीइंग। अ पिक्चर इज बीइंग बाय। अब ड्राइंग का थर्ड फॉर्म चाहिए हमें यहाँ पर। हाँ ड्राइंग का टीचर। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? ड्रॉन। ड्रॉन। DRAWN ड्रॉन। ड्रॉन। ओके टीचर। अब पढ़ो। ड्रॉन बाय। A picture is being drawn ड्रॉन by बाय। Arya. वेरी Arya. गुड। ओके, म्यूट योरसेल्फ। तो इसका हमारा सेंटेंस क्या बन गया? अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय आर्या। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सर और कोई स्टूडेंट एक? मिस अगला क्लास शुरू होने के लिए सिर्फ 3 मिनट बाकी है, आप थोड़ा सा ओके सर। जल्दी तो करिए। बच्चों, हाँ मैं आपको ये बच्चों एग्जाम्पल बता देती हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तीसरा जो है, ही हैड कट दोज ट्रीज, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे? दोज ट्रीज हैज बीन कट बाय हिम। नेक्स्ट है, आई शैल इनवाइट यू, है ना, तो इसको हम चेंज कर देंगे, यू शैल बी इनवाइटेड बाय मी। एंड लास्ट वन इज पुल द रोप, तो ये कमांड वाला है फिर से, let the rope be pulled. Okay, thank you students, thank you sir, thank you very much sir. I hope आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मिस।